अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान पर हमलों के बाद 3 या 4 हफ्तों में अहदाफ हासिल करके जंग समेटने का दावा किया था और अब कल अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग को 1 माह मुकम्मल हो जाएगा। मगर 1 माह बाद सूरत हाल यह है कि अमरीकी सदर के दावों के बरक्स ना अभी तक अमरीका को जंगी अहदाफ में मुकम्मल कामयाबी मिली है, ना 1 माह बाद जंग खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ जंग के फैलाव के खतरात और अमरीकी सदर की डेस्परेशन बढ़ती जा रही है। और अमरीकी मीडिया की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि सदर ट्रंप जल्द से जल्द ईरान जंग से निकलना तो चाहते हैं, मगर उन्हें जंग से निकलने का कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा जिस पर वो अपनी वाज़ेह फतेह का ऐलान कर सकें। इस पेचीदा और कशीदा सूरत हाल में जंग बंदी की कोशिशों के लिए पाकिस्तान का गैर मामूली किरदार न सिर्फ आलमी मीडिया की जीनत बना हुआ है, बल्कि ट्रंप इंतजामिया और ईरानी हुकाम भी दो तरफा पैगामात के तबादले में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ कर चुके हैं। और ख्याल किया जा रहा है कि कशीदगी में कमी लाने की इन्हीं कोशिशों और राब्तों के बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ईरानी तेल तंसीबात पर हमलों की डेडलाइन में मजीद 10 रोज़ की तौसीह की है। अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग के आगाज़ के बाद कल पहली काबीना मीटिंग में दावा किया कि ईरान मुआहदे के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अमरीका ने ईरान की बरी, फ़िज़ाई और बहरी ताकत को मुकम्मल तबाह कर दिया है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा कि डील का वक्त गुजर रहा है, ईरान को देर होने से पहले संजीदा होना होगा। जबकि अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि ईरान ने मेरे लोगों के जरिए इब्तदाई तौर पर डेडलाइन में 7 रोज़ा तौसीह की दरख्वास्त की थी, मगर मैंने उन्हें 10 रोज़ यानी 6 अप्रैल तक की मोहलत देने का फैसला किया है। ताहम ईरान ने अमरीकी सदर के इस दावे की तरदीद की है, जबकि ईरानी तेल तंसीबात पर हमला ना करने के फैसले के बावजूद आलमी सतह पर तेल की कीमतों में आज भी इजाफा देखा गया है। अहम बात यह कि अमरीका पाकिस्तान के जरिए ईरान को जंग बंदी के लिए 15 रुकाती मनसूबा पेश कर चुका है, जिसका कल अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ ने भी तस्दीक करते हुए कहा था कि हमने अपनी खारजा पॉलिसी की टीम के जरिए ईरान को 15 रुकाती एक्शन लिस्ट फराहम की है, जिसमें अमन मुआहदे का फ्रेमवर्क मौजूद है। और ये एक्शन लिस्ट पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए पेश की गई है, जो इस वक्त सालिसी का किरदार अदा कर रही है। मगर ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए उन्हें यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार दिया है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी तजावीज़ के बाज़ाब्ता जवाब में कहा कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए मिलने वाली इन तजावीज़ का जायज़ा लिया है। जंग बंदी की ये तजावीज़ सिर्फ इसराइली और अमरीकी मफाद में है। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक हमने पाकिस्तान को बताया है कि अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्की इत्तफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से आज यमन वज़ीर ख़ारजा का भी अहम बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदे पाकिस्तान में बातचीत के लिए मुलाकात का मंसूबा बना रहे हैं और ये मुलाकात पाकिस्तान में बहुत जल्द होगी। ताहम पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अभी तक इन खबरों और दावों को डाउन प्ले किया जा रहा है, जबकि इस पूरे मामले में बैनुल अक़वामी मीडिया पाकिस्तान के किरदार को खासी अहमियत दे रहा है। अमरीकी खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस्लामाबाद को अमूमन आला सतह की सिफारतकारी या सालिसी में अहमियत नहीं मिलती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने कई वजूहात की बिना पर यह किरदार संभाला है, जिसकी एक वजह यह है कि इसके वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ निस्बतन अच्छे ताल्लुकात हैं, और दूसरी वजह यह है कि जंग के खात्मे से इसके अपने कई अहम मफादात जुड़े हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सिफारतकारी की है। पाकिस्तानी रहनुमा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फोकस सदर ट्रंप है, जबकि सिविलियन क़यादत ने पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 20 आलमी रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। जबकि पाकिस्तानी रोजनामे में शाया होने वाली साफ़ी बाकर सजाद की खबर के मुताबिक बातचीत के अमल में शामिल एक सीनियर इलाकाई सिफारतकार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने राब्ते के इस चैनल को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया है। वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से बराह रास्त राब्ते में रहे, अमरीकी पैगामात को आगे मुंतकिल करते रहे और ईरान का मौक़िफ़ भी हासिल करते रहे। खबर के मुताबिक तेहरान इस्लामाबाद के किरदार को मुस्बत नज़र से देखता है, क्योंकि ईरानी हुकाम के मुताबिक बहरान के दौरान पाकिस्तान ने निस्बतन मुतवाज़िन मौक़िफ़ इख्तियार किया और इसे बेशतर दीगर मुस्लिम ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार समझा जाता है। इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर ट्रंप के साथ ताल्लुकात को तेहरान में एक ऐसे अंसर के तौर पर देखा जाता है जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने में मददगार साबित हो सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या अमरीकी सदर वाकई ईरान से मुज़ाकरात के जरिए डील तलाश करने में संजीदा है, या माजी की 2 कोशिशों की तरह इस बार भी बातचीत की कोशिशें मंतकी अंजाम तक पहुँचने बगैर ही ख़त्म हो जाएंगी। इस पूरी सूरत पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुतरक किरदार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ।
ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ख्वाजा साहब, यूएस और इसराइल और ईरान की जंग को कल 1 माह मुकम्मल हो जाएगा। पहले मैं ज़रा ओवरऑल आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा कि इस 1 माह बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि ये एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में मामला बदल सकता है, या आपको लगता है कि अब जो बातचीत का एक जरिया खुला है जिसमें पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की शामिल हैं, आपको लगता है कि इसके ज़रिए एक विंडो मिली है डी एस्केलेशन की? क्या इम्कान आपको ज़्यादा लगते हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, आपने जो आखिर में कहा है बिल्कुल वही सिचुएशन है कि 3 मुस्लिम ममालिक जो हैं, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान जो है वो इस एफर्ट में शामिल हुए हैं कि किसी तरह ये जंग जो है रुक जाए और ये हमारा खित्ता जो इस वक्त तबाही और बर्बादी का शिकार हो रहा है, शिकस्त और रिस्क का शिकार हो रहा है, वो सिलसिला ख़त्म हो। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क़यादत को, प्राइम मिनिस्टर को, शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल हासिम मुनीर साहब को वो जो मुकाम हासिल है इस सारी एक्सरसाइज के अंदर, वो भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इज्जत और तौकीर की बात है कि हम एक कॉन्फ्लिक्ट को जिसमें हमारी अपनी बरादरी जो है, मुसलमान बरादरी जो है वो उसमें फरीक है, उसको ख़त्म करने में पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान की जो क़यादत जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा पिवटल रोल जो है प्ले कर रही है। जी बिल्कुल, और जैसे कहा जाता है कि इस वक्त हम दुरुस्त तरीके से बैलेंस कर रहे हैं अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए। ख्वाजा साहब, मुझे पता है कि ऐसे मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान अगर कहीं ना कहीं एक किरदार अदा कर रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, हसास होती है, और पाकिस्तान इसलिए सारे मामलात को डाउन प्ले भी कर रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन पाकिस्तान का जो किरदार है उसको कैसे देखना चाहिए? हम मीडिएशन कर रहे हैं जिसमें हमारी तजावीज़ भी शामिल हो सकती हैं, या सिर्फ हम फैसिलिटेशन और मैसेंजर का रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मीडिएशन का लफ्ज जो है ना वो फैसिलिटेशन से मेरा ख्याल है बेटर होगा कि हम मीडिएशन के लिए कॉन्ड्यूट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं कि और डेफिनेटली उसमें जो तीनों ममालिक हैं उनका एक अपना किरदार भी होगा, वो सिर्फ कॉन्ड्यूट नहीं होंगे, अपना एक किरदार भी होगा, क्योंकि तीनों ममालिक का जो है वो उम्मा में या मुसलमान मुल्कों की जो बरादरी है उसमें एक अपना मकाम है। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त इस स्टीयर कर रहे हैं सारे प्रोसेस को, उसमें लाजमी तौर पे जो है कोई राय भी डेफिनेटली इन ममालिक की शामिल होगी। उसमें जो इनका एक बरादराना ताल्लुक है जो इस वक्त मुल्क इस खलफशार में घिरे हुए हैं, उनके सबके साथ जो है एक अच्छे मरासम भी हैं, बरादरी भी हैं, और हमसायगी भी है, एक खित्ते में हम रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारी मुस्लिम उम्मा जो है ना वो इन्वॉल्व होगी हुई है, उसमें सबका इंटरेस्ट है, वो किसी भी साइड पे खड़े हों, सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है कि अमन कायम हो, और इसी चीज़ को पाकिस्तान परसू कर रहा है। और वैसे तो कई ममालिक हैं, पाकिस्तान से बड़े ममालिक भी हैं, कई इस्लामिक ममालिक भी हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान को यह मकाम इस वक्त क्यों हासिल हुआ है? अगर मैं पूछूं आपको ठोस वजह क्या है इसकी, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑब्वियसली या कोई भी मुल्क ये चाहेगा कि अगर वो पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बड़ी ताकतों के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर सकता है तो वो करे, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन अमेरिका का ये तस्लीम करना, जीसीसी कंट्रीज़ का, ईरान का ये तस्लीम करना कि हाँ ये किरदार पाकिस्तान अदा कर सकता है इस वक्त, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं तो इसकी वजह एट्रीब्यूट करूंगा कि पोस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ हिंदुस्तान के साथ, उसमें पाकिस्तान का किरदार जो है बड़ा इन्हांस हुआ है, बहुत ज़्यादा मकाम जो है इंटरनेशनली भी और स्पेशली जो मुस्लिम उम्मा है उसमें पाकिस्तान को एक बड़ा मैं समझता हूँ कि बावकार और बाइज्जत मकाम जो है वो हासिल हुआ है हमारी उस फतह से। और पोस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के खुसूसन प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल हासिम मुनीर साहब ने जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जिसमें गल्फ के मुल्क भी हैं, जिसमें ऑब्वियसली ईरान भी है,
और फिर आप दूर चले जाएं तो इजिप्ट और तुर्की भी एक बरादरी है हमारी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज सबके साथ जो है मैं समझता हूँ ये हमारी 77-78 साल की तारीख में एक बड़ा यूनिक किस्म का दौर आया हुआ है। अल्लाह करे ये जारी और सारी रहे कि लोगों का एतमाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस वक्त जो है वो मजबूती के साथ कायम हुआ है और यही बात है। उसके साथ दूसरी जो इसकी साइड जो है इस कॉइन की कि अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात जो हैं उन्होंने जो रुख लिया है पिछले 78 साल में, कभी भी ये इम्पोर्टेंस जो है हमारी जो डिप्लोमेसी है अमेरिका के साथ उसमें हमारा ये कभी भी इतनी कलीदी किरदार, वो हमने चाइना का दरवाजे खोले, वहाँ पे गए, हमने सीटो सेंटो में जो है वो भी एक टैग अलोंग किया, उसके बाद हमने 2 जंगें अफगानिस्तान के साथ लड़ी, उसमें जो है उन जंगों के बाद जो है हमें तनहा छोड़ के लोग चले गए और आज भी उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। लेकिन हमने तमाम डिफिकल्टीज के बावजूद देखिए, हम इस वक्त आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि हम अफगानिस्तान के साथ इस वक्त हालत जंग में भी हैं। हम तकरीबन एक ल्यूक वार्म जो है टेंशन या आप कह सकते हैं कन्फ्रंटेशन जो है इंडिया के साथ भी हमारी इस वक्त जारी है, बैक बर्नर पे होगी लेकिन जारी और सारी जरूर है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो हमारी फ्रंट बर्नर के ऊपर जो है इस वक्त कन्फ्रंटेशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हिस्ट्री इज इन मेकिंग, वी आर विटनेसिंग एक्चुअली हिस्ट्री इन मेकिंग के पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है और ये जिसको मैं इतराज भी होता है कि मैं क्यों कहता हूँ कि हाइब्रिड जो एक सिस्टम जो है वो डिलीवर कर रहा है, नॉट ओनली विद इन पाकिस्तान के अंदर तो हमें डिफिकल्टीज हैं लेकिन फिर भी एक चीज जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह ताला और बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन इंटरनेशनल जो हमारी इन्हांस हुई है प्रेस्टीज जो है वो उसमें इस मॉडल का बड़ा एक मैं समझता हूँ कि 70-78 साल के बाद जो है दोनों ने, पिंडी और इस्लामाबाद ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान की इज्जत और आबरू जो है वो इसी बात में है कि ये एक जॉइंट जो है एक आप कह सकते हैं देयर इज अ वर्ड फॉर इट के एक क़यादत के तौर के ऊपर जो है मुयस्सर हो पाकिस्तान को जो है ये दोनों शहर जो है जी। और लेकिन एक नुक्ता नज़र ये भी है ख्वाजा आसिफ साहब कि ईरान और यूएस दोनों में गैप बहुत ज़्यादा है। इवन अभी जैसे यूएस का 15 नुकाती प्लान है जो हमारे जरिए ईरान को पहुंचाया गया, उन्होंने उसको तस्लीम करने से मना किया, उन्होंने कहा मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। ईरान के जो 5 नुकाती डिमांड है वो ऑब्वियसली शायद इस जिस तरह के डिमांड है वो शायद अमेरिका को कबूल ना हो। तो कुछ लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान को फिर किसी मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, वी शुड हैव स्टेड अवे फ्रॉम इट। आपको लगता है कि ये राय दुरुस्त है या आपको लगता है कि हमारा मफाद इसी में है कि हम सालिसी का किरदार अदा करें, जो हमारे बस में है, जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल करें ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन हो? मैं शहजाद साहब जो ये दूसरी बात जो आप कही है मैं उससे इत्तेफाक करूंगा क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में था और है और इंशाल्लाह रहेगा भी कि हम कोई किरदार जो है अदा कर सकते हैं। ये मैं जिस तरह मैंने कहा है कि ये तारीख का एक हमें एक मौका या एक तारीख की कॉल है कि आप जो है एक अपने एक मकाम जो है वो तारीख में बनाएं जो है और आने वाली नस्लें जो है वो इस अमन के हवाले से जो है पाकिस्तान की जो खिदमात को याद और वी हैव टू बिल्ड ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज विच आर कुदरत जो हमें इस वक्त प्रोवाइड कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो लोग कहते हैं स्टेइंग अवे इज आई थिंक इज एन ऑप्शन, दिस इज माय हम्बल। लेकिन आपको लगता है कि इसमें कोई रिस्क फैक्टर्स हैं पाकिस्तान के लिए? मेरा नहीं ख्याल को कितने ह्यूज रिस्क फैक्टर्स हैं इसमें। आप कह सकते हैं छोटा मोटा जो है वो कहीं ना कहीं जो है हमें मोहतात भी रहना पड़ेगा, एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करें रिस्क फैक्टर को और साथ जो बेनिफिट्स हैं तो आई थिंक बेनिफिट्स आर ह्यूज बेनिफिट्स जो है हमारी प्रेस्टीज की, हमारे ताल्लुकात की, हमारी क़यादत के एहतराम की, हमारी बसीयत एक कौम के दुनिया में जो है रिकग्नाइज हम हो रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जो है सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि आप 78 साल की तारीख के ऊपर नजर डालें, आपको इसकी
चौथा हिस्सा या 10वां हिस्सा भी आपको जो है इस प्रेस्टीज का जो है आपको नजर नहीं आएगा। और ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब कि अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क इस वक्त पीस के लिए कोशिश ना करे और खुदा ना खास्ता ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वाइडर होता है जिसमें जीसीसी कंट्रीज भी जवाबी हमले करती हैं ईरान पे, तो शायद पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ज़्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एक डिफेंस पैक्ट भी है सऊदी अरब के साथ। क्या कहेंगे इस पर आप? ये वी कुड बी सक्ड इनटू दिस सिचुएशन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आई थिंक ये सालसी का किरदार जो है ये ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि हम उस सिचुएशन को जो है अराइज ना होने दें, उस सिचुएशन को जो है अवॉइड करें अपनी इस सालसी के किरदार की वजह से, क्योंकि सालिस का किरदार जो है उसके साथ एक एहतराम और उसके साथ एक कॉन्फिडेंस जो है पार्टीज का आपको बिल्डअप होता है। तो उसमें मेरा अपना ख्याल है, मैं जो आपने कहा है मैं उससे 100% इत्तेफाक करूंगा कि ये हमारे लिए जो है वो वैसे भी एज ए कंट्री बेनिफिशियल होगा के बजाय इसके कि हम जो है वो से कतराते या हम जो इसके प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं उससे जहां और कहीं बहुत से बेनिफिट होंगे, उसके साथ ये भी होगा कि इस जो नेगेटिव फॉल आउट है इस कॉन्फ्लिक्ट का पाकिस्तान उससे जो है महफूज रहेगा। और ख्वाजा साहब कुछ इतलात इस तरह की थी इसी हफ्ते कि शायद पाकिस्तान होस्ट भी कर सकता है इन मुज़ाकरात को, और फ्राइडे की डेट दी जा रही थी। ये भी स्पेकुलेशन थी कि शायद जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी पाकिस्तान आएंगे। और आज भी जो जर्मनी के वजीर खारजा है उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान जो है इन मुज़ाकरात को होस्ट कर रहा होगा। क्या इस बात के इम्कानात है? जी मैंने देखा है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी इसके ऊपर मैं ना ही बोलूं तो बेहतर है कि ये खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिस्टलाइज हो ये सिचुएशन जो है, तो बेहतर है बजाय कि मैं चेस्ट थंपिंग शुरू कर दूं जो है। राइट। अच्छा ये बताइएगा कि इंडिया की फ्रस्ट्रेशन तो बड़ी वाज़ेह है और वहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी और बिलखुसूस मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी को बड़ी तनकीद का निशाना बना रही है, और जो जयशंकर साहब है वो पाकिस्तान के हवाले से अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और वहाँ पे हवाले दिए जा रहे हैं कि जब यूक्रेन और रूस की जंग थी तो इंडिया बड़ा कोशिश कर रहा था सालिस का रोल प्ले करने के लिए। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका इंडिया का, और ईरान से भी उनके माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन इंडिया को कोई पूछ नहीं रहा। तो शायद ये फ्रस्ट्रेशन भी वहाँ पे नजर आ रही है बड़ी ज़्यादा। बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है वो अपना मुंह नोच रहे हैं इस वक्त मोदी और ये जयशंकर और वो जो अमित शाह और राजनाथ, ये 4-5 का जो ग्रुप है, ये किसी जमाने में 3 मस्कीटर्स होते थे, ये 4 मस्कीटर्स हैं। तो ये लोग जो हैं इट इज देयर अटर फेलियर, इसमें कोई शक ही नहीं है। जयशंकर के वालिद भी डिप्लोमेट थे, यानी कि उसके ब्लड में डिप्लोमेसी जो है, ये सफारतकारी जो है उनका खानदानी पेशा है। वो हमें दलाली का जो है वो ताना दे रहा है, वो तो नस्लन दलाल है, तो वो तो ना ताने हमें दे रहा है। तो अगर हमने कहीं बैठ के कोई सुलह सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री कैन के साथ जो है कोई भाईचारे की बात करके तो एक टेबल पे बिठा रहे हैं, तो ये यूक्रेन में क्या कर रहे थे, मैं उससे कुछ ज्यादा नहीं, मेरे जुबान पे आ रहे हैं अल्फाज, लेकिन मैं को कंट्रोल करता हूँ। उस वक्त क्या था, उस वक्त ये जब मोदी जो है चेस्ट थंपिंग करता था, वो बढ़ के मारता था, मैंने ये कर दिया। जंग तो आज भी वहां पे खत्म नहीं हुई, लेकिन उस वक्त ये बड़ा क्रेडिट ले रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिलिट्री लेवल के ऊपर भी और डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर, ये मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, उस लेवल पे और डिप्लोमेसी के लेवल पे, दोनों लेवल्स के ऊपर जो है हिंदुस्तान रुल गया, बिल्कुल रुल गया। और ये जो पीक थी एक बीजेपी की और एक स्टेचर था मोदी साहब का जाली किस्म का बना हुआ, उसका सारा मुलम्मा जो है ना उसके सारे ऊपर से उतर गया। वो एक जो फेस है, जो एक्चुअली गुजरात के बुचर का फेस जो है वो सामने आ गया। जी, और आपने जैसे कहा कि एक फ्रंट पे जो वॉर ऑलरेडी हम जिसमें एंगेज है या ऑपरेशन कह लें उसको, वो अफगानिस्तान के साथ है, उसको भी तकरीबन 1 महीने हो चुका है। और हमने कहा था कि क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पे हमले रुक नहीं रहे, तो अब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान पे उनकी सरजमीन से फिर हमले ना हो। 1 महीने बाद अगर मैं पूछूं हम किस हद तक अपना गोल अचीव करने में कामयाब हुए हैं, तो बतौर वजीर दिफा क्या कहेंगे आप? देखिए मेरा अपना ख्याल है कि हमने जो एक प्रेशर क्रिएट करना था वो अल्लाह के फल से किया है।
लॉन्ग टर्म में क्या होता है मैं उसको भी प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये जो हमने ऑफेंसिव स्टार्ट किया था वो कंक्लूड नहीं हुआ। एक ईद के दिनों में उसमें ये लाया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि दुनिया की अटेंशन जो है बिगर कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली दुनिया के लिए इस वक्त गल्फ की जो जंग जारी है वो है, तो हम जो है we will not give them any respite अफगानिस्तान को। there is absolutely no doubt about it। ये we have to conclude this operation to you know attain the maximum results, you know। सही, लेकिन इसमें भी अगर सिफारतकारी का मौका मिले, जैसे भी चाइना ने इसमें जो है एक सालिस का किरदार अदा करने के ऊपर बात की थी, उनके हमारे से भी राब्ते हुए, अफगानिस्तान से भी राब्ते हुए, कोई इस बात के इम्कानात हैं कि इस पर भी बातचीत हो सके इस मामले पर? देखिए, जहां तक कतर का सवाल था, कतर का एक इन्फ्लुएंस उन पे था, क्योंकि कतर ने उनको एक सेंचुरी प्रोवाइड की रखी और मैनी इयर्स, यू नो, वहाँ पे माल भी तोड़ते थे कतर से और साथ वहाँ पे मुज़ाकरात भी करते थे और सारा कुछ जो है ये काबुल वाले जितने भी हैं। इसी तरह तुर्की का भी उन पे इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस दोनों इन ममालिक के हमारे भाई हैं, हमारे बिल्कुल बरादरी है हमारी उनकी। चाइना को मैच नहीं कर सकते। एक तो चाइना का एक वो एक छोटी सी नुक्कर है मेरा है 7, 8, 9, 10, 11 मील की, जहाँ पे उनका बॉर्डर भी लगता है। दूसरा, चाइना बड़े इन बिग वे इज प्रेजेंट इन अफगानिस्तान दीस डेज। वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, तो ये जो लोग बैठे हुए हैं काबुल में, इनके लिए माल की बड़ी वक़्त है। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि हो सकता है, एंड आई प्रे एंड होप कि जो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कंक्लूसिवली उनके कोई सारे क्राइसिस को जो है रिजॉल्व कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अमेरिका और ईरान में मुमकिन मुज़ाकरात और इस हवाले से पाकिस्तान के मुतरक किरदार को आलमी मीडिया अहम करार दे रहा है। अमरीकी और ईरानी हुकूमत भी पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का एतराफ़ कर रही हैं, मगर पाकिस्तान के इस गैर मामूली किरदार पर भारत में एक वाविला मचा हुआ है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक बचकाना बयान ने न सिर्फ भारत की बौखलाहट को वाज़े कर दिया है, बल्कि इनके इस बयान पर खुद भारत के अंदर से कड़ी तनकीद हो रही है। अहम बात यह कि पिछले कुछ रोज़ से भारतीय हुकूमत पर यह तनकीद हो रही थी कि एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकवाने के मुताबिक कोशिशें कर रहा है, भारत की सिफारतकारी कहीं नजर नहीं आ रही। मोदी हुकूमत ने भारत जैसे बड़े मुल्क को आलमी स्टेज पर बिल्कुल गायब कर दिया है। पाकिस्तान की मुताबिक सिफारतकारी और खित्ते के सियासी मंजरनामे में भारत की अदम मौजूदगी को भारतीय मीडिया और अपोजिशन ने मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया है। इन्हीं सवालात और तनकीद को लेकर 2 रोज़ पहले भारत में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अपोजिशन के सवालात पर फ्रस्ट्रेट होकर जवाब दिया कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल मुल्क नहीं है। जयशंकर का यह बयान न सिर्फ सिफारती आदाब के खिलाफ और बचकाना था, बल्कि इस बयान ने भारत की झुंझलाहट को भी वाजे कर दिया, जिस पर खुद भारतीय अपोजिशन और मीडिया में भारतीय वज़ीर ख़ारजा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को आईना दिखाते हुए ये भी याद दिलाया कि जब नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रुकवाने की कोशिश की थी तो क्या वो दलाली नहीं थी, और अगर वो दलाली नहीं थी तो फिर पाकिस्तान की जंग बंदी की कोशिशें दलाली कैसे हो गई। बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को उजागर कर रहा है। ताहम जंग बंदी की ये कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई की तंसीबात पर हमलों का फैसला मौखर करने के बावजूद दोनों एतराफ से शदीद हमले जारी हैं, जबकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पिछले 4 हफ्तों से बदस्तूर बंद है, जिसके जनूबी और मशरिकी एशियाई ममालिक की मईशतों पर गहरे असरात देखे जा रहे हैं। और अब एक ऐसे वक्त में कि जब अमरीकी सदर बातचीत के जरिए ईरान से डील की कोशिशों के दावे कर रहे हैं, वहीं पेंटागन की जानिब से 10,000 मजीद फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने पर गौर की खबरों ने ट्रंप इंतज़ामिया की हिकमत अमली पर सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या सदर ट्रंप वाकई जंग से निकलना चाहते हैं या वो सिर्फ ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई से पहले वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो पाकिस्तानी हुकूमत में इस हवाले से क्या सोच पाई जाती है, इस हवाले से हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सलाहकार कामरान यूसुफ ने।
कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कामरान साहब, पाकिस्तान के किरदार पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई यूएस चाहता है कि बातचीत के जरिए मामलात को हल करे, या वो ये नहीं चाहता है? क्योंकि दूसरी तरफ खबरें ये आ रही है कि 10,000 मजीद फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने पर गौर किया जा रहा है। तो क्या वाकई कोई डील चाहता है अमेरिका, या सिर्फ टाइम गेन कर रहा है जैसे कि ईरान इस वक्त समझ रहा है? आई थिंक ये सबसे अहम सवाल है इस वक्त, क्योंकि ओवरऑल अगर आप अमेरिकी सदर ट्रंप को देखें, जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुख्तलिफ औकात के ऊपर मुख्तलिफ बयान देते रहते हैं। इसमें दो चीजें हैं। आई थिंक अगर ओवरऑल अमेरिकी सदर ट्रंप की पॉलिसी को देखें तो वो कहते थे कि वो बैरूनी जंगों के हामी नहीं हैं, और ओवरऑल अगर आप अमेरिकी मीडिया को भी देखें तो शायद जो खबरें सामने आ रही हैं कि वो इस जंग से कहीं बोर भी हो गए हैं और वो एग्जिट करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। और अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो शायद फिर वो डील करना चाहते हैं, और डील करके एक ऐसे अंदाज में निकलना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को बता सकें कि उन्होंने जो माजी में अमेरिकी सदूर अचीव नहीं कर सके वो उन्होंने अचीव किया है। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 1 महीना हो गया है और जो एक तो पहले ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं थे, और अगर 1 महीना अब हो गया है तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। उसमें इजराइल जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इजराइल के जो अहदाफ हैं वो शायद मुख्तलिफ हैं। वो चाहते हैं कि अब अगर हमें मौका मिला है तो वंस एंड फॉर ऑल जो भी ऑब्जेक्टिव्स ईरान को लेकर के हमने अचीव करने तो वो कर लें। इस वक्त जो सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है मेरे ख्याल में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। अगर तो वो किसी मुआहदे के तहत जंग से पहली वाली सूरत हाल पे वापस आ जाते हैं तो शायद अमेरिकी सदर ट्रंप यहाँ से निकल जाए। अगर नहीं होता तो जो आप एडिशनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि ग्राउंड इन्वेजन खास करके जो खार्क आइलैंड है उसको एज ए लेवरेज के तौर पर वो टेक ओवर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो सूरत हाल है वो बहुत अनसर्टन है। और कामरान, जो बातचीत का दरवाज़ा खुला है उसमें इजिप्ट है, तुर्की है, लेकिन पाकिस्तान इन मामलात को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त लीड कर रहा है। इनिशिएटिव पाकिस्तान का है ये, और इस हवाले से स्पेकुलेशंस भी होती रही है कि क्या जो बातचीत का दौर है वो पाकिस्तान में होगा, ईरान और यूएस के दरमियान क्या बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान उसका होस्ट होगा। तो ज़रा पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बताइएगा। एक तो ये कि पाकिस्तान को ये अहम मकाम हासिल कैसे हुआ, और दूसरा पाकिस्तान का रोल इस वक्त आप देख रहे हैं मीडिएशन का है, जिसमें तजावीज़ भी शामिल हो सकती है, या पाकिस्तान सिर्फ होस्ट करेगा और फैसिलिटेट करेगा, यानी कि पैगाम रसाई की हद तक पाकिस्तान का रोल जो है वो महदूद रहेगा? सबसे पहले तो आई थिंक पाकिस्तान ने ये रोल कैसे अचीव किया, आई थिंक ये हमारी जो स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी आप उसे कह लें। एक तो जो पाकिस्तान की इस वक्त जो ओवरऑल पोजीशन है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, आप कह सकते हैं एक यूनिक पोजीशन है। ईरान हमारा नेबर, ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ कई सालों के बाद गैर मामूली एक गर्मजोशी आपको नजर आती है। फिर गल्फ कंट्रीज के साथ भी आपकी एंगेजमेंट है, और ओवरऑल अगर आप रीजन में देखें, बेशक ये जंग जारी है, ईरान को भी और अमेरिका को भी कोई ऐसा फरीक जरूर चाहिए जो उनके दरमियान इवन इन हालात के अंदर भी बातचीत करवा सके। तो आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क आपको उस तरीके से नजर नहीं आता, और पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने कार्ड्स जो हैं वो बड़े जबरदस्त खेले हैं। दूसरा जो नुकता है आपका कि ये बात बहुत ज्यादा हो रही है कि क्या पाकिस्तान का किरदार सिर्फ एक मैसेंजर का है, यानी कि एक पैगाम उठा के हम एक फरीक को देखते हैं और दूसरा जब जवाब देता है तो वो पकड़ा देते हैं। उसकी मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो खुद मोहतात है। पाकिस्तान कहता है कि हम अपने जो गुड ऑफिसर्स हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं, और मीडिएशन का वर्ड पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कल स्टीव विटकॉफ जो अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची हैं ऑन मिडल ईस्ट, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि पाकिस्तान एक मीडिएटर है। जो मेरी अपनी इत्तला है कि बिल्कुल पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि बिटवीन मीडिएटर एंड फैसिलिटेटर एक रोल प्ले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो तजावीज़ सामने आ रही है अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से सिर्फ उन्हीं को ही वो एक्सचेंज कर रहा है। कहीं ना कहीं जो अपनी पाकिस्तान की इनपुट है इस सारी सूरत हाल को लेकर के वो भी पाकिस्तान दे रहा है। राइट, और क्या पाकिस्तान होस्ट करेगा? क्योंकि आज जो जर्मनी के वजीर खारजा हैं उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये मुज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान में हो रहे होंगे। और जैसे आपने राइटली कहा कि पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट रख रहा है, सीक्रेसी बहुत ज़्यादा है इसमें, और ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबली क्योंकि मामला बड़ा हसास है। लेकिन क्या ये मुमकिन है, क्या इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान होस्ट करे अनकरीब इन मुज़ाकरात को? देखिए, आपने जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर का जिक्र किया, इससे पहले जो IAEA के चीफ हैं वो भी ये बयान दे चुके हैं कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के जो एहलकार उनके दरमियान बात हो सकती है। और ओवरऑल अगर आप क्लोजली फॉलो करें, और मैंने जितना इसको फॉलो किया है प्राइवेटली भी और ऑफिशियली भी, ना पाकिस्तान ना अमेरिका एक्सप्लिसिटली इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सिर्फ और सिर्फ
इस वक्त एहतियात बरती जा रही है। जो मेरी मालूमात है, आई थिंक एक तो जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने 10 दिन की एक्सटेंशन दी है कि वो ईरान की जो तवानाई की तंसीबात है उन पर हमले नहीं करेंगे, और ये भी कहा है कि मुज़ाकरात बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो इसका बहुत हद तक जो दारोमदार है कि जो इस वक्त इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के दरमियान, अगर उसमें कोई पेशरफ्त होती है तो उसका जो अगला जो मरहला होगा वो डेफिनेटली फेस टू फेस मीटिंग होगी, और उसके लिए पाकिस्तान आज भी एक आइडियल कैंडिडेट है। और ये मेरे ख्याल में बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अगर पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद इसी वीकेंड के ऊपर ये इजलास हो, लेकिन ओवरऑल ये सूरत हाल नजर नहीं आती। एक और जो इंडिकेशन मैंने आज जो नोट की है कि कई जो अमेरिकी जो मेन उनके मीडिया टीवी चैनल्स हैं उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना शुरू कर दिया, और मेरे ख्याल में ये भी एक इंडिकेशन है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है या कोई बड़ा इवेंट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, पेश कर रहे थे इस पूरी सूरत हाल पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तलाक की सूरत में जहेज के सामान की औरत को वापसी या उसके मुतबदल कीमत की अदायगी, शादी के दौरान बनाए गए असासों में खातून के हिस्से और जहेज के दावे में सबूत और शवाहिद की अहमियत को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम और तारीखी फैसला दिया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर पीनल जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तलाक की सूरत में न सिर्फ खातून के माली हकूक के हवाले से अहम ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, बल्कि खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी, अदालती और निसाबी इक़दाम की ज़रूरत पर भी जोर दिया है और करार दिया है कि खवातीन माशरे का कमज़ोर तबका है, इसलिए अदालतें इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकामात और फैसले जारी कर सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि तलाक की सूरत में शादी के बाद शौहर की जानिब से बनाए गए असासों में बीवी का हिस्सा बनता है और कानून साज असम्बलियाँ और अदालतों को इस हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने होंगे। अदालत ने लिखा कि शादी के बाद बनाए गए असासे अगर सिर्फ शौहर के नाम पर ही हों तो भी उन्हें मियाँ बीवी की मुश्तरका प्रॉपर्टी करार दिया जाएगा, चाहे औरत ने इसके लिए माली ताउन ना भी किया हो, क्योंकि औरत होम मेकर की सूरत में शौहर को इस काबिल बनाती है कि वो बाहर जाकर काम करके कमा सकें, जबकि इन असासों की मालियत के ताउन के लिए कानून साजी करके पैरामीटर्स तयन करना होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में लिखा है कि तलाक की सूरत में शौहर पूरा जहेज वापस करने का पाबंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अहम ऑब्जर्वेशंस जहेज की वापसी और तलाक के बाद साबका शौहर की जानिब से खातून और बच्चों की किफालत से मुतल्लिक एक केस के फैसले में दी है, जिसमें दरख्वास्त गुजार उमैरा वक्कास नामी शहरी ने मातहत अदलिया की जानिब से जहेज के सामान के मुतबादिल कीमत अदा ना करने के हुक्म के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस मुकदमे की तफसीलात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार उमैरा वक्कास की शादी 2015 में वक्कास रशीद नामी शख्स से हुई थी, लेकिन घरेलू तनाज़ात के बाद 2021 में अलहदगी हो गई, जिसके बाद खातून ने फैमिली कोर्ट से रुजू करते हुए नान नफ़के, खुला और तकरीबन 16 लाख रुपए मालियत के जहेज की वापसी का दावा किया था, जिसमें फैमिली कोर्ट ने शौहर को नान नफ़का के साथ जहेज की मुतबादिल कीमत का 30% अदा करने का हुक्म दिया था। ताहम इस फैसले से खातून मुतमईन नहीं थी और वो इस फैसले के खिलाफ अपील में गई ताकि 30% के बजाय जहेज के मुतबादिल कीमत का पूरा हिस्सा मिले, लेकिन एपलेट कोर्ट ने पूरी कीमत दिलवाने के बजाय 30% कीमत का रिलीफ भी ख़त्म कर दिया और फैसला दिया कि औरत शादी के बाद बनाए गए असासों की तश्कील में अपना कंट्रीब्यूशन साबित नहीं कर सकी। मातहत अदलिया के इन फैसलों के बाद दरख्वास्त गुजार उमैरा वक्कास ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले यह अहम फैसला जारी किया है, जिसमें अदालत ने मातहत अदलिया के फैसले का लदम करार देकर जहेज के सामान की मालियत का दोबारा तयन करने की ताकीद करते हुए फैमिली कोर्ट को केस रिमांड बैक कर दिया और 2 माह के अंदर इस केस का दोबारा फैसला करने का हुक्म जारी किया है, जिसमें तमाम शवाहिद और बीवी की मुमकिना माली और गैर माली शराकत को मद्देनजर रखा जाएगा। अहम बात यह कि इस मखसूस केस में अहकाम जारी करने के अलावा इस फैसले में अदालत ने खवातीन के हकूक और बिलखुसूस तलाक की सूरत में इनके माली हकूक को लेकर अहम असूल वाज़े किए हैं। हाई कोर्ट ने इस केस में सबसे पहले यह असूल वाज़े किया है कि जहेज और ज़ाती अशिया बीवी की मुकम्मल मिल्कियत होती हैं और अगर तलाक की सूरत में वो वापस ना मिले तो बीवी इनकी मुतबादिल कीमत की हकदार होती है। अदालत ने यह भी कहा है कि फैमिली मामलात में सबूत के लिए सख्त तकाजे लागू नहीं होते और बीवी का बयान भी काफ़ी हो सकता है। अदालत ने एक अहम कानूनी नुक्ता यह भी उठाया है कि शादी के दौरान हासिल होने वाले असासे चाहे वो शौहर के नाम पर हो, उनको मियाँ बीवी की मुश्तरका मिल्कियत तस्वुर किया जा सकता है, ख़ासतौर पर जब बीवी ने माली या गैर माली तौर पर इसमें हिस्सा डाला हो, क्योंकि ख़वातीन अगर इन असासों के लिए माली तौर पर मुआवरत ना भी करें
तो होम मेकर की सूरत में शौहर को इस काबिल बनाती हैं कि वो कमाकर असासे बना सकें। इसलिए असासे बनाने में औरत का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस फैसले में अदालत ने जहेज़ की कीमत के तयन के लिए रहनुमा असूल भी दिए हैं, जिनके मुताबिक किसी भी चीज़ की कीमत लगाते वक्त इसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू, इस्तेमाल का दौरानिया, इसकी औसत उम्र और यहाँ तक कि इसकी जज्बाती अहमियत को भी मद्देनज़र रखा जा सकता है। अदालत ने यह भी लिखा कि जजेस जदीद ज़राए जैसे ऑनलाइन मार्केट्स या दीगर प्लेटफॉर्म्स से कीमतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं और आम तौर पर इस्तेमालशुदा अशिया की कीमत कम से कम 50% तक मानी जा सकती है। अदालत ने फैसले में इस्लामी कानून का हवाला देते हुए लिखा कि इस्लामी कानून मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी के हवाले से खामोश है, इसलिए इस मामले में कानून साजी पर कोई कदगन नहीं, क्योंकि आम असूल यही है कि जहाँ मुमानियत नहीं वहाँ इजाज़त है। इस्लामी असूलों में इज्तिहाद और मसलिहत की गुंजाइश मौजूद है। इस सिलसिले में अदालती फैसले में कुरानी आयत का हवाला भी दिया गया है, जिनमें तलाक की सूरत में ख़वातीन से हुस्न सलूक और पुरवकार रवैये का जिक्र किया गया है। इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से अदालत ने वाज़ेह किया कि इस्लाम में शौहर और बीवी की जायदाद अलग अलग होती है और दोनों एक दूसरे की मिल्कियत के खुद ब खुद हकदार नहीं होते। ताहम इस्लाम औरत को मेहर और नानफ़का के जरिए माली तहफ़्फ़ुज़ फराम करता है। अदालत ने मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान और मिस्र समेत मुतादिद इस्लामी ममालिक से कानूनी नज़ीरें भी दी हैं, जहाँ ख़वातीन को मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी में शराकत दार करार दिया जाता है या वो तलाक के बाद अपने घरेलू खदमात के एवज़ मुआवजे का तकाजा कर सकती हैं। इसके अलावा अदालत ने मगरबी माशरे से भी मिसालें फैसले का हिस्सा बनाई हैं कि बरतानिया और अमरीका में शादी को एक मुआशी शराकत दारी के तौर पर देखा जाता है और असासों की तकसीम में दोनों फरीकैन के किरदार को तस्लीम किया जाता है। आखिर में अदालत ने हुकूमत को सिफारिश की कि ख़वातीन, ख़ुसूसन घरेलू ख़वातीन के किरदार को कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाए, शादी के दौरान बनने वाले असासों में इनका हिस्सा मुकर्रर किया जाए और निकाह नामे में ऐसी शिक्षा शामिल की जाए जिसके ज़रिए बीवी के हकूक़ को वाज़े तौर पर महफूज बनाया जा सके। साथ ही ये भी कहा गया है कि ख़वातीन को अपने हकूक़ के बारे में आगाही देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू ख़वातीन के माशी हकूक़ से मुतल्लिक अहम ऑब्जर्वेशन और हुकूमत को इन मामलात पर कानून साजी की सिफारिश भी की है, लेकिन अगर पार्लियामेंट इस मामले पर कानून साजी करती है तो इससे जुड़े कुछ दीगर पहलुओं पर भी गौर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यह फैसला तो घरेलू ख़वातीन के हवाले से है, लेकिन हमारे माशरे में कई घराने ऐसे भी हैं जहाँ बीवियाँ अपने शौहरों से ज़्यादा कमाती हैं और ज़्यादा जायदाद भी रखती हैं। तो ऐसी सूरत में असासों की शराकत दारी के असूल क्या होंगे, ये वाज़े होना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।